A very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, how are you all? I hope you all are very fine. Your studies are going very well. So, what were we learning? We were learning Standard 9th English book Movements and its third chapter. We have completed chapter 1st and chapter 2nd. Today we are going to start a new chapter. So students, are you all ready? Here our third chapter is ईश्वरन the storyteller. Storyteller जो कहानियाँ सुनाने में माहिर हो, कौन? ईश्वरन। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो इसके जो राइटर है वो है R.K. लक्ष्मण। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोरी टेलिंग, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग भी एक तरह से आर्ट होती है। ठीक है, आप सोच रहे हो स्टोरी सुनाने में कौन सी आर्ट मैम, स्टोरी कोई भी सुना दे, लेकिन स्टूडेंट स्टोरी सुनाने का एक वे होता है। ठीक है, एक एक्सप्रेशंस होते हैं, गेस्चर होता है, मूवमेंट्स होते हैं, बात को कहने का एक वे होता है। ठीक है, जिससे सुनने वाले को स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए, जिससे सुनने वाला जो है उस स्टोरी को रियल समझे। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है। तो ये जो स्टोरी टेलर है वो कौन है? ईश्वरन। ईश्वरन नाम का एक पर्सन है जो बहुत अच्छे से स्टोरी टेल करता है, बताता है। ठीक है ना, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कौन है, क्या करता है, क्या नहीं, सब जानते हैं। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, आज की हमारी क्लास चैप्टर 3। ठीक है, देखिए अच्छे खासे मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली है चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो यह द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। टू गणेश यानी गणेश को। जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको सुना रही हूँ, ये स्टोरी किसको बताई गई है? ये नरेश को बताई गई है। अब नरेश को किसने बताई? बाय अ यंग मैन, एक यंग मैन है जिसका नाम क्या है? महेंद्र बाय नेम। महेंद्र ने ये जो स्टोरी है ये गणेश को नरेट की है, गणेश को सुनाई है। अब महेंद्र कौन है? He was a junior supervisor in a firm। फर्म होती है कंपनी। तो जो महेंद्र है वो कौन है? एक फर्म में, एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है। सुपरवाइजर क्या होता है स्टूडेंट? जो सुपरवाइज करता हो। ठीक है, तो क्या काम है देखते हैं हम। In a firm which offered or hired supervisors at various type of construction site। देखिए जो महेंद्र है वो जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में, ऐसी फर्म जो क्या करती है? जो सुपरवाइजर्स को हायर करती है। ठीक है, ऐसी फर्म में वो काम करता है जो सुपरवाइजर्स को हायर करती है। और वो सुपरवाइजर्स का क्या काम है? सुपरवाइजर्स कहाँ काम करते हैं? अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट पर। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होती है आप सभी को पता है, जहां कंस्ट्रक्शंस का काम होता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन पता है कि कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाना, कोई ऑफिस बनाना, इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुपरवाइजर्स की जरूरत होती है। तो ये ऐसी फॉर्म में काम करता है जो सुपरवाइजर्स को हायर करती है। ठीक है, हायर मतलब जॉब पे रखती है। ओके, कंस्ट्रक्शन साइट्स कौन कौन सी? जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बनाने वाली फैक्ट्रीज जो होती है, ये सब बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहां ये जो महेंद्र है वो क्या करता है? सुपरवाइजिंग का काम करता है। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site। Keep an eye, keep an eye का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Keep an eye यानी नजर रखना। महेंद्र का काम था नजर रखना ऑन द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पर एट द वर्क साइट। जो वर्क साइट है, काम की जो जगह है, वहां पर महेंद्र का काम क्या था कि उसे जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम लोग कर रहे हैं, उसकी देख रेख करना। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या हिंदी में या मारवाड़ी में कहते हैं कमठा का काम चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर ऐसा होता है कि जो लेबर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। और जैसे अगर आपका घर बन रहा है तो आपकी फैमिली का एक मेंबर
उनकी देखरेख के लिए खड़ा रहता है वहाँ, ये देखने के लिए कि वो काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। तो वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अगर फैक्ट्रीज बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो वहाँ कौन खड़ा रहेगा? उनकी देखरेख के लिए कि लेबर्स है वो सही प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको किसी चीज की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, क्या प्रोवाइड करवाना है, इन सब की देखरेख के लिए वहाँ सुपरवाइजर्स अपॉइंट किए जाते हैं और ये सुपरवाइजिंग का काम महिंद्र करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। He had to keep moving from place to place every now and then. Every now and then मतलब हर बार उसे क्या करना होता था? एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करना पड़ता था। मतलब आज इस सिटी में है, कल उसको कहीं और दूसरी सिटी में जाना पड़ जाए, फिर कहीं और, तो उसको लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेसेस है वो चेंज करने पड़ते थे एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। जैसे उसकी हेड ऑफिस से उसको एक ऑर्डर आता कि अब आपको इस सिटी में जाना है, तो महिंद्र को उस सिटी में जाना पड़ता। कैसे, मतलब कहाँ कहाँ? तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे अगर वो अभी कोल माइनिंग एरिया में है, ठीक है ना, कोल माइनिंग क्या होता है, ठीक है, जहाँ कोयले की खदानें वगैरह होती है, तो कोल माइनिंग जैसे ये है, तो कोल माइनिंग एरिया से ब्रिज कंस्ट्रक्शन पे जाना हो कभी, और उसके बाद अगर ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है तो फिर वहां से उसको कुछ महीनों के बाद किसी केमिकल प्लांट जैसे ये है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होता। तो क्या कहा गया है कि महिंद्र ऐसा पर्सन था जिसको अपनी वर्क के लिए हर बार अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर अलग अलग जगह जाना पड़ता था। ऐसा तो है नहीं जिस प्लेस पे वो रह रहा है सिर्फ वही कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। ये जो सुपरवाइजर्स ये लोग रखते हैं, इनको जहां पर भी इनकी कंपनी के थ्रू या जहां पर भी इनको ऑर्डर मिलता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको यहाँ जाकर सुपरवाइज करना है, तो इन सुपरवाइजर्स को वहां जाकर सुपरवाइजिंग का काम करना होता था। इस वजह से महिंद्र की जो जॉब थी वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होकर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस डिपेंड करती थी कि उसको अब नेक्स्ट कहाँ जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। He was a bachelor. Bachelor मतलब अनमैरिड। बैचलर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अनमैरिड। जो महिंद्र था वो क्या था? अनमैरिड था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, His needs were simple। उसकी जो आवश्यकताएं थी, हर पर्सन की जरूरतें होती है, तो उसकी जो नीड्स थी सिंपल थी। उसके ऐसे बड़े वाले शौक नहीं थे, अच्छा वाला घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। वो एक सिंपल सा पर्सन था, उसकी सिंपल नीड्स थी। एंड he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions। और वो खुद को हर तरह की odd conditions में एडजस्ट कर सकता था। odd conditions क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी भी तरह की कंडीशन, चाहे वहां मतलब कभी ऐसा हो कि रहने के लिए घर नहीं हो, ठीक है ना, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं हो, बिना फैसिलिटीज पे वो किसी भी प्लेस पे एडजस्ट कर लेता था। अब देखिए, जैसे मैरिड हो जाते हैं तो फिर अपने पार्टनर का भी सोचना पड़ता है। बिकॉज ही वॉज अनमैरिड, ही वॉज बैचलर, क्योंकि वो बैचलर था तो उसकी नीड्स भी बहुत ज़्यादा सीमित थी। उसको सिर्फ खुद का देखना होता था कि बस खुद जैसा जगह मिली वैसे रह लिया, ठीक है, तो हर कंडीशंस में एडजस्ट हो जाता। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे एक इल इक्विप्ड क्या होती है? पूरा फर्निश टाइप, तो इल इक्विप्ड जिसमें फर्निश वगैरह नहीं हो, तो इस तरह की कोई सर्किट हाउस हो, या फिर मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी क्या होता है स्टूडेंट? पत्थरों की जो खदानें होती है, जो मिलें होती है, वहां रहने को मिले, या किसी जगह पर टेंट, कैनवास का टेंट डालकर ये स्टोन क्वेरी है उसके बीच में रहने को मिले, या चाहे सर्किट हाउस में रहने को मिले, कहीं भी उसको, मतलब कहने का मतलब उसको कहीं भी रहने को मिले, तो उसके नाटक नहीं होते थे, वो इजीली एडजस्ट कर लेता था। चाहे टेंट में रहने को मिले तो भी वो आराम से उसमें एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट लाइबिलिटी आपने समझी होगी क्या होती है। एसेट का मतलब वैसे तो संपत्ति होती है, हम एसेट को यहाँ वो जो पैसे वाली संपत्ति नहीं मानते, मतलब ठीक है वो भी होती है, बट एसेट क्या होता है? इसकी एक जिम्मेदारी या इसका एक जो था, इसकी जो एक संपत्ति थी जिसको वो अपनी संपत्ति मानता है,
वो था इसका कुक। ठीक है, एक पर्सन जिसको ये एज अ एसेट लेता था कि इसके साथ एक और पर्सन था, वो था इसका कुक, और उस कुक का नाम क्या था? ईश्वरन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो महेंद्र का एक कुक था जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। जो कुक था, जो ईश्वरन है, ये महेंद्र से अच्छा खासा अटैच था। अटैच था मतलब लगाव था उसको। इस कुक को, जिसका नाम ईश्वरन है, इसको महेंद्र से अच्छा खासा लगाव था। ठीक है, एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेयरएवर ही वाज पोस्टेड। तो जहां भी महेंद्र की ड्यूटी होती, मतलब जहां पर भी उसको की पोस्टिंग होती, महेंद्र की चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो, जो ईश्वरन है वो महेंद्र के साथ जाता, हर जगह उसको फॉलो करता, मतलब हर जगह उसके साथ ही जाता। अनकंप्लेनिंगली, अनकंप्लेनिंगली मतलब बिना किसी कंप्लेन के, ठीक है, बिना किसी शिकायत के वो हमेशा जहां पर भी महेंद्र की पोस्टिंग होती, ईश्वरन महेंद्र के साथ जाता। ही कुक्ड फॉर महेंद्र। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, कौन बनाता था महेंद्र के लिए खाना? ईश्वर, क्योंकि ईश्वरन महेंद्र का कुक था जो उसके साथ हर जगह जाता था बिना किसी कंप्लेन के। तो वो क्या करता था? वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मास्टर के साथ, मास्टर कौन? महेंद्र के साथ रात को चैट करता, फोन वाली चैट नहीं, बातें करना। ठीक है, तो आजकल तो हो गया है एक ही रूम में बैठे हैं, अलग अलग पास पास के रूम में बैठे हैं, चैटिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, बात करने की फुर्सत नहीं है, बट यहाँ वो वाली चैटिंग नहीं है। यहाँ चैटिंग का मतलब है बात करना। तो ईश्वरन क्या करता था? ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े वॉश करता था, और रात को उसके साथ बतियाता था, बातें बातें करते थे। ठीक है, ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। ठीक है, तो ईश्वरन जो है वो एंडलेस स्टोरी, यानी ऐसी स्टोरीज जिसका कोई अंत ही नहीं हो, ऐसी एंडलेस स्टोरीज वो बुनता था, बनाता था। एंड एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होती है स्टूडेंट्स? उपख्यान, यानी छोटी छोटी अदर स्टोरीज को कहते हैं एनेक्डोट्स। एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स एंड वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग बातों पर वो अलग अलग तरह की स्टोरीज बनाया करता था, अलग अलग स्टोरीज सुनाया करता था। किसकी बात हो रही है? ईश्वरन की। ईश्वरन महेंद्र को रात को जब वो लोग बातें करते थे तो एंडलेस उसके पास बहुत सारी स्टोरीज होती थी सुनाने के लिए। तो ये हमने देखा ईश्वरन के बारे में। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में स्टूडेंट्स। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients. Ingredients क्या होता है स्टूडेंट्स? Ingredients मतलब सामग्री, सामग्री, एक सेकेंड, सामग्री, ठीक है, जो खाने में जो मिर्च मसाले वगैरह डलते हैं, सामग्री। तो ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। कि ईश्वरन की इतनी अमेजिंग कैपेसिटी थी, मतलब वो इतना ज़्यादा एबल था टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कि वो कहाँ से वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो खाने में जो सामग्री लगती है वो लाता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप। भी डेसोलेट लैंडस्केप हो, एकदम ऐसा डेसोलेट मतलब ऐसी जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं हो, हैबिटेशन नहीं हो, जहाँ रहने वाले कोई नहीं हो, ऐसे डेसोलेट एकदम एकांतवास जैसी लैंडस्केप पे भी जहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहे हो, वैसी जगह से भी जहाँ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स, माइल्स तक, मीलों तक जहाँ कोई दुकानें नहीं दिख रही हो, ऐसी जगह से भी वो पता नहीं कहाँ से वेजिटेबल्स और अच्छी खासी इंग्रेडिएंट्स ले आता था खाना बनाने के लिए। तो पता नहीं उसमें एक ऐसी क्या कैपेसिटी थी, उसकी क्या ही एबिलिटी थी कि ऐसे जंगल जैसे रास्तों पर, जंगल जैसी जगहों पर भी जहाँ दूर तक कोई शॉप्स नहीं है, वहां पर भी उसके पास बनाने के लिए कुछ ना कुछ हो ही जाता था। He would miraculously conjure up, जादू से कुछ ले आना।
तो miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the near workplace. तो he would miraculously conjure up, यानी एकदम जादुई ढंग से वो ले आता था मोस्ट डिलीशियस डिशेस, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स. किससे बनाई हुई? एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स से बनाई हुई डिलीशियस डिशेस वो पता नहीं जादू से कैसे ही बनाकर ले आता विद इन एन आवर, मतलब एक ही घंटे में ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. कि महेंद्र बता रहा है कि नई वर्क प्लेस पे जब हम आते थे, कोई जिंक शीट शेल्टर मतलब नया ही है तो कोई ऐसा, मतलब वो एक व्यू बता रहा है कि चाहे शेल्टर ही हो, एक नया वर्क प्लेस हो जहाँ जिंक शीट शेल्टर बना हुआ है, वैसी जगह पर भी ईश्वरन में पता ही नहीं कहाँ से जादू से, कैसे जादू से सारी सामग्री फ्रेश वेजिटेबल्स कलेक्ट करके एक ही घंटे में मतलब उस वर्क प्लेस पे पहुंचे और एक ही घंटे में वो इतनी टेस्टी डिश बनाकर आपके सामने लाकर रख देता. महेंद्र would be up early in the morning. महेंद्र सुबह जल्दी उठते थे मॉर्निंग में एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम के लिए निकल लेते थे. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, अपने साथ जो खाना उन्होंने बनाया है, ईश्वरन ने जो खाना बनाया है वो अपने साथ लेकर जाते थे. मतलब खाना ब्रेकफास्ट किया, उठे, रेडी वगैरह हुए और ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल लिए और अपने साथ खाना लेकर जाते थे जो ईश्वरन ने उनके लिए प्रिपेयर किया होता है. ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर. यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं अभी बता रही हूँ, आप अभी लिख लीजिए, अदरवाइज चैप्टर खत्म होने के लास्ट में जब मैं आपको हार्ड वर्ड्स करवाती हूँ आप तब नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed. tidy up the shed मतलब जो शेड था जहाँ हम लोग रहते थे, मतलब महेंद्र बता रहे हैं कि महेंद्र तो नाश्ता करके अपना लंच साथ में लेकर ऑफिस के लिए अपने निकल जाते थे जहाँ उनको जाना होता था काम पे. और उस दौरान जैसे कि महेंद्र वहाँ नहीं है तो उस दौरान ईश्वरन क्या करते थे, तो ईश्वरन would tidy up the shed, यानी जो शेड है उसको tidy up साफ करते थे, क्लीन करते थे. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोते थे. एंड हैव अ लेजरली बाथ, लेजरली यानी लेजरली क्या होता है, आराम से नहाते थे, मतलब काम वाम कर लिया अब और कोई काम है नहीं तो आराम से नहाते थे. पोरिंग several bucket of water, several यानी कई, several का मतलब क्या होता है, कई सारे buckets of water over his head, मतलब बाल्टियों से बाल्टी की बाल्टी अपने सर पे डाल के मस्त से आराम से काफी टाइम तक नहाते थे. ठीक है. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, मटरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मटरिंग मीन्स धीरे धीरे बोलना. कुछ पर्सन्स की आदत होती है नहाते टाइम वो गाने वाने, पर ये प्रेयर बोल रहे हैं तो कुछ लोग की आदत होती है नहाते टाइम प्रेयर वगैरह बोलते हैं. तो ये भी जो ईश्वरन है नहाते नहाते जो है मटरिंग धीरे धीरे प्रेयर बोलते हैं. ऑल द वाइल पूरे जो नहाने का प्रोसेस चलता है पूरे उस दौरान वो प्रेयर बोलते रहते हैं धीरे धीरे. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उसके बाद नहाने के बाद क्या, उसके बाद खाना होता था, मतलब लंच टाइम होता था. आफ्टर ईटिंग, और खाना खाने के बाद वो क्या करते थे, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर वो पढ़ते थे. ठीक है. बिफोर डॉजिंग ऑफ, डॉजिंग ऑफ क्या होता है, झपकी लेना. डॉजिंग ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स, झपकी लेना, यानी नहा लिया उन्होंने, नहाते नहाते वो थोड़ा बहुत प्रेयर व्रेयर बोलते थे और उसके बाद लंच टाइम होता था, अपना लंच करने के बाद थोड़ी देर वो पढ़ते थे. ठीक है, उनको पढ़ने का शौक था तो थोड़ी देर वो पढ़ते थे और उसके बाद डॉजिंग ऑफ यानी झपकी लेने से पहले वो पढ़ते थे, यानी पढ़ने के बाद झपकी लेते थे, इट मीन्स सोते थे. The book was usually some popular Tamil thriller running to 100 of pages. मतलब जो वो बुक पढ़ते थे वो कौन सी बुक्स होती थी, वो बुक होती थी कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तमिल की कोई बुक होती थी थ्रिलर जो कितने 100 पेजेस की बुक, मतलब आप सोच सकते हो 100 पेजेस की बुक, तो 100 पेजेस की जो बुक होती थी स्टोरी बुक
वो पढ़ते थे, तमिल लैंग्वेज की थी, और एकदम थ्रिलिंग स्टोरी, बहुत ही उत्सुकता वाली एकदम थ्रिलर जो होती है ना, वैसी स्टोरीज वो पढ़ते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, यानी जो स्टोरीज होती थी जो वो पढ़ते थे, उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होती थी, इमेजिनरी, वो उसको पूरा इमेजिन करते थे, और जो उसकी लैंग्वेज होती थी, जो उसका डिस्क्रिप्शन होता था, और जो नरेशन का फॉर्म होता था, जिस तरह से स्टोरी को बयां किया गया है, वो जो चीज थी वो ईश्वरन को एकदम से कंट्रोल कर लेती थी। कंट्रोल इन सेंस वो उसमें एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, बहुत ज्यादा उसमें स्टोरी में वो खो जाते थे। जो स्टोरी वो सोने से पहले, मतलब नहाने के बाद वो क्या करते थे, लंच करते थे, लंच के बाद वो एक कुछ ना कुछ पढ़ते थे, और मोस्टली वो क्या पढ़ते थे, तमिल की कोई थ्रिलर बुक पढ़ते थे जिसमें स्टोरीज के बारे में बताया गया होता है, और उस जो स्टोरीज होती है वो बहुत ही कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, और इस तरह से उसमें स्टोरीज को इस तरह से बयां किया गया होता है जो ईश्वरन को बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कर लेती है। मतलब ऐसा होता है कि वो जानने की इच्छुक हो जाते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह की वो स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, और उसके बाद सो जाते थे, ठीक है, नैप ले लेते थे। इसके बाद his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. तो स्टोरीज पढ़ने के बाद जो खुद की उनकी जो डिस्क्रिप्शंस होती थी, मतलब जिस तरह से वो खुद कोई चीज को, कोई बात को एक्सप्रेस करते थे, तो उसमें भी उनकी जो स्टोरीज है, जो तमिल ऑथर को जो फॉलो करते थे, जिन तमिल ऑथर्स की वो बुक पढ़ते थे, उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो भी वो बात कहते थे ना, उसमें वो स्टोरी की इन्फ्लुएंस उनकी बातों में दिखाई देती थी। When he was narrating even the smallest of incident, जब ईश्वरन छोटी सी भी कोई घटना को, कोई इंसिडेंट को किसी को बताते, तो he would try to work in suspense, तो वो ट्राई करते हैं कि वो इस तरह से उस चीज को बयां करे कि वो एक सस्पेंस वाली चीज लगे। मतलब ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि पता है ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी ही लैंग्वेज में एक बहुत अच्छे से एक छोटी सी इंसिडेंट को बहुत अच्छे से वर्ड्स में पिरोकर एक अलग ही फॉर्म में, सस्पेंस वाले फॉर्म में, सरप्राइजिंग वाले फॉर्म में उसको बताते थे। इस तरह से सस्पेंस में एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, इस तरह से बताते थे कि बहुत ज्यादा सस्पेंस लगता था और एंड उनका एकदम सरप्राइजिंग सा होता था। तो इस तरह से वो एक छोटी सी घटना को अभी अगर कुछ बताते थे, तो किसी भी घटना को बहुत ही ऐसे अपनी लैंग्वेज में बहुत ही स्टोरी जैसा इमेजिनेशन क्रिएट करते हुए वैसे बताते थे। एग्जाम्पल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से जो ऑथर है उन्होंने बताया है कि किस तरह से ईश्वरन है वो छोटी सी बात को एक बहुत ही अलग वे में बता रहे हैं। देखते हैं। Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, अब कहना अगर ऐसा होता कि हाईवे पे जा रहा था और एक uprooted ट्री क्या होता है, जो अपरूट हो चुका है, यानी जड़ों से निकल चुका है, टूट कर गिर गया हो, ठीक है। तो हाईवे पे जा रहा था, एक टूटा हुआ पेड़ वहां पड़ा था। ये बोलने की जगह वो किस तरह से अपनी इस बात को बताते, किस तरह से इस बात को जाहिर करते, सामने वाले को किस तरह से नरेट करते, वो बता रहे हैं ऑथर। देखिएगा, तो अब बता रहे हैं, ही वुड से, ईश्वरन क्या करते हैं, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर। इसका मतलब है आईब्रोज को एकदम ऐसे इस तरह से, देखो इस तरह से एकदम आईब्रोज को ऊंचा चढ़ाकर और अपने हाथ वगैरह को एकदम ड्रामेटिक गेस्चर देकर, मतलब जो एक्सप्रेशंस है, जो उनके हाथ के जो मूवमेंट्स हैं और जो उनकी आईब्रोज है, फेशियल एक्सप्रेशन पूरा इस तरह से कर लेते हैं कि मतलब क्या ही बताने वाले हो, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो अपना एक्सप्रेशंस वगैरह लेते हैं और उसके बाद वो क्या बोलेंगे इस बात के लिए कि भाई एक टूटा हुआ पेड़ देखा हाईवे पे, इसकी जगह वो किस तरह से इसको बोलेंगे, वो क्या कहते हैं, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, कि जो रोड थी वो एकदम सुनसान थी एंड मैं जो था उस रोड पे एकदम
अकेला था, एक डेजर्टेड रोड थी ना, एक जंगलों वाला जो रोड थी, और मैं वहां एकदम अकेला था। फिर क्या होता है देखिए, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बुशी bee lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो इतनी सी बात थी कि हाईवे के रास्ते पे उन्होंने एक पेड़ गिरा हुआ देखा। इसको वो कैसे बोलते हैं कि एक मैं जा रहा था, एक जंगल का रास्ता था, पूरा सुनसान, सिर्फ मैं था वहां, और मैंने अचानक से आई स्पॉटेड, अचानक से मैंने देखा समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट। एनॉर्मस यानी ह्यूज, बहुत ही बड़ा सा जंगली, बीस्ट क्या होता है, जानवर। तो मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा जंगली जानवर देखा। मेरे को ऐसा लगा कि सामने एक बड़ा सा जंगली जानवर है। लाइन स्प्रॉल्ड, स्प्रॉल्ड यानी पड़ा होना, मतलब पड़ा था ऑन द अक्रॉस द रोड, रोड साइड पे एक बड़ा सा जंगली जानवर, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक जानवर पड़ा है। I was half inclined to turn and go back. मैं सोच रहा था, मैं इच्छा हो रही थी कि मैं वापस टर्न करके वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। क्या देखा मैंने कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। इट वॉज अ फॉलन ट्री विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस, जिसकी ब्रांचेस एकदम सूख चुकी है, स्प्रेड आउट और फैल रखी है। ठीक है, ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। और मैंने क्या देखा कि वो जंगली सा बड़ा सा जानवर, वो और कुछ नहीं, एक टूटा हुआ पेड़ था जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटी सी बात को वो नरेट करके बताते थे। तो महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर। स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक यानी स्ट्रेच करना, और कैनवास जो चेयर होती है उस पे पीछे की ओर होकर बैठना। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और आराम से बैठकर वो ईश्वर की जो टेल्स है, जो कहानियां हैं, उसको अनक्रिटिकली सुनते थे। अनक्रिटिकली मतलब बिना जज किए, बिना ऐसे कि यार क्या ही बकवास कर रहा है, ये सब नहीं बोल के आराम से उसकी बातों को बिना जज किए आराम से सुनते थे। नेक्स्ट इज द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। फिर वापस अब ईश्वरन स्टार्ट हो गए हैं कि मैं जिस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, जहां से मैं हूँ, वो किसके लिए फेमस है, वो टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर यानी लकड़ी, मतलब लकड़ी को काटकर जब हम यूज करते हैं, यूज करने के लिए उसको बनाते हैं, शेप देते हैं, उसको बोलते हैं टिम्बर। तो अब ईश्वरन वापस स्टार्ट हो गए हैं एक नई चीज बताने के लिए कि वो प्लेस जहां से मैं बिलोंग करता हूँ किसके लिए फेमस है, वो फेमस है टिम्बर के लिए। ठीक है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वो जो जगह है जहां मैं रहता हूँ, वहां चारों तरफ वुडेड फॉरेस्ट है, मतलब लकड़ियों, पेड़ पौधों से एकदम रिचेस्ट यानी एकदम भरा भरा पूरा फॉरेस्ट है चारों तरफ। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स। हॉल्ड यानी ट्रांसपोर्ट, ड्रैग करके लेके जाना, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जो लॉग्स है, जो लकड़ियां होती है ना, उनको लॉरीज में बाय एलिफेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां से लॉरीज में लेकर जाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। अब मतलब आप देख रहे हैं एलिफेंट्स के बारे में बताना है ईश्वरन। अब जो आगे जो बताएंगे हमें, वो एलिफेंट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन एलिफेंट्स के बारे में बताने से पहले उन्होंने कितना कुछ बताया है कि जहां मैं रहता हूँ वहाँ की लकड़ियाँ बहुत फेमस है, आसपास पूरा जंगलों वाला सीन है, और ये जो लॉग्स हैं वो लॉरीज में एलिफेंट्स के द्वारा लेकर जाए जाते हैं। और एलिफेंट्स अब बता रहे हैं वो कि एलिफेंट्स जो है ह्यूज वेल फेड बीस्ट है, यानी वेल फेड यानी अच्छा खाते पीते। एलिफेंट्स की तो आपको पता ही है डाइट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ह्यूज यानी बहुत बड़े और अच्छा खाते पीते, बीस्ट यानी जानवर है। When they turn wild, अब क्या बता रहा है ईश्वरन
लेकिन जब वो वाइल्ड होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहौत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। तो मोस्ट एक्सपीरियंस यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, माहौत क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिफेंट के साथ आपने देखा होगा कि एक पर्सन होता है, एलिफेंट को पालने वाला, या एलिफेंट के साथ उसका एक मालिक होता है जिसे माहौत कहते हैं, हिंदी में उसे महावत कहते हैं, ठीक है। तो ऑथर ईश्वरन क्या बोल रहा है कि जब वो ऐसे बोलते हैं ना, चिड़चिड़ हो जाए, जब उनको गुस्सा आ जाए एलिफेंट्स को, जब वो जंगली हो जाए, तब जो महावत है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। इट्स नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। एलिफेंट्स को कंट्रोल करना उनकी बस की नहीं रहती। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या होता है? कोई स्टोरी, कोई बात कहने से पहले, प्रो यानी पहले, तो कुछ कहने, कोई स्टोरी से पहले की जो हम थोड़ा बहुत डिटेल बताते हैं, ठीक है ना, समरी या कुछ भी, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉग। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इतना बताने के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। मतलब इतना पूरा उसने बताया है कि एलिफेंट कैसे होते हैं, कहाँ, मतलब स्टार्ट किससे किया था? लकड़ियों से अपनी प्लेस के बारे में बताते हुए वो फॉरेस्ट पे गए, फॉरेस्ट से उन्होंने बताया कि लकड़ियाँ एलिफेंट्स लेके जाते हैं, फिर एलिफेंट्स कैसे होते हैं, बड़े खाने पीने वाले होते हैं, और जब वो जंगली हो जाए तो अच्छा सा अच्छा महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना सब प्रोलॉग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कहीं भी बात है, इसको ऑथर ने क्या कहा है? इसको ऑथर ने प्रोलॉग कहा है कि ये तो बस क्या था? ये तो एक प्रोलॉग था, ठीक है, ये तो एक प्रोलॉग था जो ईश्वरन ने बताया है। अब मेन बात जो है वो तो ईश्वरन अब बताएगा। तो इतना सब एज अ प्रोलॉग बताने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च, अब क्या ईश्वरन लॉन्च करेगा? एक एलैबोरेट एनेक्डोट। एनेक्डोट मैंने बताया था, स्टोरी, जो छोटी स्टोरीज होती है, जो उपाख्यान बोलते हैं, एकदम प्रॉपर वर्ड, तो उसको एलैबोरेट करेगा। एलैबोरेट आपको पता ही क्या होता है, व्याख्या करना, तो उसके बारे में अब बताएगा, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें जो स्टोरी है अब वो किसकी होगी? एलिफेंट से रिलेटेड स्टोरी होगी। तो अब वो स्टोरी क्या है? वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। तो अब इतना पूरा प्रोलॉग बताने के बाद अब ईश्वरन स्टोरी फाइनली बता रहा है एलिफेंट के बारे में। और क्या बता रहा है कि एक दिन अ टस्कर, व्हाट इज टस्कर? टस्कर इज एलिफेंट, ठीक है, टस्कर एलिफेंट होता है। तो एक दिन एक टस्कर, एक एलिफेंट एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो जो टिम्बर का यार्ड था उसमें से एस्केप हो गया, यानी निकल गया, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और यहाँ वहां घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, अब वो स्टोरी पूरा एकदम स्टोरी में घुसकर होता है ना, एकदम उसको रियल बताते हुए इस तरह से बता रहे हैं। तो क्या बोला कि जो टस्कर था वो वहां से टिम्बर यार्ड से निकल गया और अनशट क्या मतलब एकदम से घूमने लगा, बिगेन टू रोम अबाउट, और यहाँ वहाँ घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो बुशेस है उस पर अपने पैर पटक रहा है, स्टैम्प कर रहा है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रिपर्स, और जो वो वाइल्ड क्रिपर्स, ये आपको पता होगा वाइल्ड क्रिपर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो जंगली जो क्रिपर्स ग्रो हुए हुए रहते हैं उनको उखाड़ते हुए, टीयरिंग यानी उखाड़ फेंकना, तो उनको उखाड़ फेंकते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी इच्छा से जो है ब्रांचेस जो है पेड़ों के उनको तोड़ रहे हैं। इस तरह से वो एक सीन क्रिएट कर रहा है, एलिफेंट के बारे में बता रहा है। यू नो सर, आप जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि सर क्या आपको पता है कि एलिफेंट किस तरह से बिहेव करते हैं जब वो जंगली हो जाते हैं, जब वो सिरफिरे से हो जाते हैं, तब आपको पता है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं? मतलब पूरा एक्सप्रेशन लेकर, पूरा गेस्चर, हैंड्स के मूवमेंट्स करके और आईब्रोज को ऊपर करके, और ये पूरा प्रोलॉग बताने के बाद वो एलिफेंट के बारे में बताते हैं कि एक बार एक जो एलिफेंट था वो टिम्बर यार्ड से निकल गया और क्या किया, यहाँ वहाँ घूमने लगा और स्टैम्प कर रहा है बुशेस पे, क्रीपर्स को उखाड़ फेंक रहा है, ब्रांचेस को तोड़ रहा है। और सर आपको पता है क्या कि एलिफेंट्स जब एक बार माथा उनका सटक जाए, सर उनका सटक जाए, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं? उसके बाद क्या बताते हैं?
ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी कि ये जो स्टोरी बताते हुए, अब महेंद्र हमें बता रहे हैं कि ईश्वरन जब स्टोरी बताते हैं तो वो खुद इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी ही बताई हुई स्टोरी में, वुड गेट सो कॉट अप कि वो इतने ज्यादा उस स्टोरी के अंदर घुस जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा स्टोरी को इतना ज्यादा रियल और इस तरह से बताते हैं कि उनकी खुद की स्टोरी में जो एक्साइटमेंट होता है, मतलब बताने वाले का भी तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, जितना एक्साइटेडली बताने वाला बताता है, जो सुनने वाला है उसको भी स्टोरी में उतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट आती है। तो बता रहे हैं कि ईश्वरन इतने ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी स्टोरी बताते दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो जहाँ बैठे हैं वहां से खड़े हो जाते एंड जंप अबाउट, और जंप आउट मतलब वैसे उछलना कूदना नहीं, बट इस तरह से पूरी स्टोरीज वो बताते जिस तरह से रियल में हुई हो। जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने फीट को स्टैम्प कर रहे हैं, जैसे आपको अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एलिफेंट क्या कर रहा था, एलिफेंट यहाँ देखो स्टैम्पिंग ऑन बुशेस हमने पढ़ा कि वो बुशेस पे स्टैम्प कर रहा था, पैर पटक रहा था, वैसे ही ईश्वरन क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में खड़े होते हैं और अपने जैसे उन्होंने बताया कि वो एलिफेंट है वो अपने बुशेस पे स्टैम्प कर रहा था, वैसे ही ईश्वरन भी अपना जो फीट है वो स्टैम्प कर रहे थे, एकदम रियल में बताने के लिए कि इस तरह से एलिफेंट ने किया था। इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जो एलिफेंट है उसकी कॉपी करते हुए एकदम से वो अपनी फ्लोर से अपनी जहाँ बैठे हैं वहां खड़े होते हैं और पूरा हूबहू उस एलिफेंट के जैसे वो बताना, मतलब इम्यूलेट करते हैं, कॉपी करते हैं। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफ द टाउन, और अब वो बता रहे हैं कि जो एलिफेंट है वो टाउन यानी जो जगह है वहां के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली से हूँ तो प्रॉपर दिल्ली से नहीं होकर मैं अगर दिल्ली के आसपास की किसी जगह से हूँ तो वो भी दिल्ली में आता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। अगर मैं कहूँ जयपुर और मैं प्रॉपर जयपुर की नहीं होकर थोड़े जयपुर से थोड़ा बाहर के एरिया में रहती हूँ तो उससे क्या बोलते हैं, आउटस्कर्ट्स। ठीक है, तो वही चीज हो गई कि जो एलिफेंट था वो कहाँ पहुंच गया, आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, टाउन के थोड़े बाहर वाले इलाके में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, अब वो किस तरह से प्रिटेंड करके बता रहा है कि, और वो क्या कर रहा था, जो फेंसेस होते हैं उसको तोड़ रहा था, जैसे कि किस तरह से, जैसे कि कोई मैच स्टिक हो, मैच स्टिक पता है ना, माचिस की तिल्ली, उसको जिस तरह से ब्रेक करते हैं उस तरह से जो एलिफेंट है वो फेंसेस को तोड़ रहा था। ही वुड कंटिन्यू, और इसी तरह से जो ईश्वरन है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू बता रहा है। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloth। अब क्या बता रहा है कि इस तरह से सब कुछ तोड़ते हुए जो एलिफेंट है अब पहुंच गया मेन रोड पे, और उसने क्या किया, उसने स्मैश्ड क्या होता है, एकदम से ऐसे कचरा बना देना, जितनी भी स्टॉल्स थी सेलिंग, जो ऐसी स्टॉल्स जो फ्रूट्स बेच रही थी, जो मड पॉट्स मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं ना वो बेच रही थी, जो क्लॉथ्स बेच रहे थे, उन सभी के स्टॉल्स को एकदम स्मैश कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर्स, हेल्टर स्केल्टर यानी अफरा तफरी में भागना। ठीक है, जो लोग थे वो हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक क्या होता है, हड़बड़ाहट में, हड़बड़ाहट में जो लोग थे स्टूडेंट्स वो यहाँ वहाँ हेल्टर स्केल्टर यानी अफरा तफरी में यहाँ वहाँ पैनिक होते हुए, घबराते हुए भागने लगे। The elephant now entered a school ground, और अब क्या होता है, अब जो एलिफेंट है वो स्कूल के एक ग्राउंड में पहुंच जाता है। Where children were playing, जहां जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। Breaking through the brick wall, और कैसे पहुंचता है, अब वो एलिफेंट है वो गुस्सा हुआ वो जंगली पागल हुआ सा एलिफेंट एक मेन रोड पे आ जाता है जहाँ उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और जो एलिफेंट है अब वो ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल क्या होती है ये देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिक वॉल क्या होती है, ईंट से बनी हुई जो दीवार है उस ब्रिक वॉल को तोड़कर एक स्कूल में आ गया, स्कूल में जहां बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल ग्राउंड है जिसमें वो आ गया। तो ये पूरी स्टोरी मतलब इतने एंथुसियाज्म के साथ, इतने एक्सप्रेशन, इतने गेस्चर के साथ जो ईश्वरन है
वो ऑथर को सुनाते हैं। इसके आगे की स्टोरी स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना मैंने बताया है उतना वापस से रिपीट कीजिएगा। जितने नए वर्ड्स मैंने आज आपको बताए हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और टिल देन स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग। आगे की आप रीडिंग कीजिए और इस चैप्टर को आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, कीप स्टडिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।